असहयोग आंदोलन जब समाप्त हो गया था, गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे राजद्रोह के आरोप में। सरकार ने कहा कि आप लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं, राजद्रोह कर रहे हैं, सेडिशन चार्जेस लगाए जाएंगे आप पर, और 124A के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कांग्रेस में दो विचारधाराएं सामने आई कि अब क्या किया जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमें चुनाव के बहिष्कार की नीति को त्याग देना चाहिए और चुनाव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम चुनाव में भाग लेंगे तो विधानमंडलों में पहुंचेंगे और विधानमंडलों में जाकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, और यदि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो एक तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे, दूसरा हम भाग नहीं लेंगे तो कोई ना कोई तो भाग लेगा, और वो जो कोई भाग लेंगे वो सरकार के समर्थक हो सकते हैं, और वो सरकार के समर्थक बन जाएंगे तो सरकार की गलत नीतियों का भी विरोध नहीं हो पाएगा। फिर चूंकि हम ऐसे आंदोलन खत्म कर चुके हैं, सड़कों का आंदोलन खत्म कर चुके हैं, इसलिए हमें संसद के अंदर घुसकर सरकार का विरोध करना चाहिए, इसे स्वराज प्राप्ति का माध्यम बनाया जाना चाहिए। जबकि जो दूसरा गुट था उसका ऐसा मानना था कि नहीं, हमें जो असहयोग की नीति है उसको जारी रखना चाहिए, चुनावों का बहिष्कार जारी रखना चाहिए, क्योंकि यदि हमने चुनाव में भाग लिया, विधानमंडलों में पहुंचे, तो हम साम्राज्यवादी शक्ति जो है, अंग्रेज जो है, उनके कहीं ना कहीं समर्थक बन जाएंगे। फिर जब आपने वहां पहुंचेंगे तो टिकटों के लिए, मंत्री बनने के लिए आपस में कंपटीशन उत्पन्न हो जाएगा, आपस में लड़ने लग जाएंगे, और इससे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को और नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अपने वैसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये रेस्ट के दिन है। गांधी जी कह के गए थे संघर्ष विराम संघर्ष, और विराम के दिनों में गांधी जी ने कहा था कि क्रिएटिव प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत निवारण, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, खादी, इन सबको लेके बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इनको प्रमोट किया जाना चाहिए, और गांव गांव में जाके लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाई जानी चाहिए, ताकि अगले चरण के आंदोलन के लिए तैयारी की जा सके। पहला जो गुट था उसे हम परिवर्तनवादी कहते हैं, दूसरा जो गुट है उसे हम नो चेंजर्स या अपरिवर्तनवादी कहते हैं। दूसरा जो गुट था वो गांधी जी के समर्थक लोग थे। पहले गुट में परिवर्तनवादियों में थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, विठल भाई पटेल, जयकर। गया में अधिवेशन हुआ दिसंबर 1922 में। CR दास उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि चुनाव में भाग लेना चाहिए, पर दूसरे गुट अपरिवर्तनवादियों कह दो या नो चेंजर्स कह दो या गांधी जी के समर्थकों की वजह से वो प्रस्ताव गिर गया। गांधी जी के समर्थकों में थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग गांधी जी के समर्थकों में थे। और प्रस्ताव गिर गया तो CR दास को बहुत बुरा लगा। उनको लगा भाई मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं, यदि मैं प्रस्ताव भी पारित नहीं करवा पाता तो इस पार्टी में रहने का तो क्या तुक हुआ। और इलाहाबाद में 1 जनवरी 1923 को उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक नई पार्टी स्थापित कर दी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे कि हम स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। खुद उसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू को उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। और 1923 नवंबर में चुनाव होने थे। उन्होंने कहा चुनाव में भाग लेंगे। उन्होंने न केवल चुनाव में भाग लिया बल्कि सेंट्रल प्रोविंस के अंदर मेजोरिटी मिली उनको। बंगाल, बॉम्बे और यूपी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें से 42 सीटें उन्होंने जीती थी। केवल सीटें नहीं जीती, उन्होंने बाकी भारतीयों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन बनाया और 1925 में विठल भाई पटेल को वो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनवाने में सफल हो गए थे। नगर पालिकाओं के चुनाव में उन लोगों ने भाग लिया। CR दास कलकत्ता के मेयर बने, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर बने, विठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर बने थे। उन्होंने खूब सारे कल्याणकारी कार्य किए, सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। उन्होंने उस ली कमीशन का विरोध किया जो कहता था कि ऊंची नौकरियों में केवल ऊंची जाति के भारतीय होने चाहिए। वो सुमरीमैन कमेटी का विरोध कर रहे थे जो डायरकी रूल के डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी, जबकि इनका कहना था कि डायरकी रूल को अबॉलिश किया जाना चाहिए। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया जो पब्लिक की सुरक्षा के नाम पर किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं, जो रोलर टैक्स से भी अगला एक कदम था। उन्होंने ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध किया जो पूरी तरीके से उद्योगपतियों तथा पूंजीपतियों के पक्ष में झुका हुआ था, मजदूरों को नीचा दिखाने वाला था या मजदूरों के लिए अनर्थकारी था, अहितकारी था। ये तमाम काम उन लोगों ने किए वहां विधानमंडलों में पहुंचकर। उन्होंने बार बार सरकार को वित्त और अध्यादेश के लिए मजबूर किया ताकि सरकार की कली खुली जा सके कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को कुछ समझती नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद कालांतर में धीरे धीरे स्वराज पार्टी का पतन हो गया, क्योंकि 1920-25 में CR दास उसके जो एक बड़े नेता थे उनका निधन हो जाता है। उसके बाद पार्टी लीडरशिप प्लेस हो जाती है। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे लोग सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पार्टी से अलग हो जाते हैं। मोतीलाल नेहरू पर कहीं ना कहीं ज्यादा धर्मनिरपेक्ष होने के भी आरोप लग जाते हैं कि वो गोहत्या को समर्थन देने वाले लोग हैं, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। इस वजह से स्वराज पार्टी बाद में आगे नहीं बढ़ पाई। दूसरा एक कारण ये भी था कि भारतीय आपस में मिल तो गए थे एक बार तात्कालिक लाभ के लिए, वो सब इकट्ठे हो गए थे, लेकिन चूंकि अलग अलग विचारधारा के लोग थे उनको एक साथ मिलाकर रखना लंबे समय तक संभव नहीं था, इसलिए गठबंधन भी टूट गया। भारतीयों में आपस में मंत्री बनने का कंपटीशन उत्पन्न हो गया था, इसलिए आपस के अंदर वो लड़ने लग गए थे। हम ये भी कहें कि स्वराज पार्टी ने भले काम किए थे लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा पाए थे, इसलिए अगले चुनाव में उनको इतना समर्थन नहीं मिल पाया था। और कांग्रेस कहती है कि चूंकि हम एक्टिवली स्वराज पार्टी के सपोर्ट के अंदर नहीं आ पाए थे, हालांकि इनएक्टिवली रूप से नीचे नीचे खूब सारा काम किया था, गांधी जी तक ने सपोर्ट दे दिया था स्वराज पार्टी को, अपना आशीर्वाद तो दे दिया था, लेकिन स्वराज पार्टी 1925 के बाद में धीरे धीरे असफल हो गई थी या खत्म हो गई थी स्वराज पार्टी का। उसके बाद कोई लेना देना नहीं बचा। ये राष्ट्रीय आंदोलन में ठहराव के वर्ष थे। गांधी जी अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के अंदर लगे हुए हैं कि आंध्र प्रदेश में कोया आजादी और पंजाब के अंदर अकाली अपने आंदोलन को लेकर लगे हुए थे। इसके अलग अलग हिस्सों में थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर थी, लेकिन पूरा देश किसी एक घटनाक्रम के अंदर बंधा हुआ नहीं था। क्रांतिकारी हालांकि अपने अलग अलग कार्यक्रम चला रहे थे,
किसानों मजदूरों के लिए साम्यवादी जो थे लेबर एंड पीजेंट मूवमेंट शुरू कर रहे थे, वर्कर्स पार्टी बना रहे थे, भगत सिंह जैसे युवा नौजवान भारत सभा बना रहे थे। परंतु इतने में सरकार ने एक मौका दिया। क्या मौका दिया सरकार ने? 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम आया था, तब उसमें कहा गया था कि 10 साल बाद भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाएंगे। तो कब करने थे? तो 1929 में करने थे। तो फिर 2 साल पहले क्यों कर दिए? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, टोरी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उनको अपनी हार दिख रही थी आने वाले चुनाव में, और लेबर पार्टी की जीत दिख रही थी। लेबर पार्टी थोड़ी लिबरल थी, भारत की तरफ उसका थोड़ा सा झुकाव हो सकता था, वो भारत को अधिक सुधार दे सकती थी, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी नहीं चाहती थी कि भारत में अधिक सुधार हो, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा कि अपने खुद पहले ही कर जाओ। इसलिए उन्होंने समय से 2 साल पहले साइमन कमीशन का गठन कर दिया। फिर दूसरा, भारत में उसमें रिवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहा था, उस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को तो सप्रेस करना है और जो मॉडरेट्स है उनको थोड़ा सा अपने फेवर के अंदर लेके आना है। मॉडरेट्स को फेवर में लाने का सबसे अच्छा तरीका होता था रिफॉर्म। इसलिए जो ब्रिटेन की सरकार थी वो रिफॉर्म करना चाहती थी और उसने रिफॉर्म के लिए रिकमेंडेशन लेने के लिए एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन के अध्यक्ष साइमन हुआ करते थे। 7 सदस्य एक कमीशन था, 7 मेंबर हुआ करते थे उसमें, पर उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए हमने उसको श्वेत कमीशन या व्हाइट कमीशन और कहा था। श्वेत आयोग कर दो या व्हाइट कमीशन कर दो। और हमने कहा कि जब भारत के लिए सुधार किए जाने हैं तो कम से कम भारत के मेंबर तो होने चाहिए, और यदि भारत के मेंबर नहीं है तो हम इस कमीशन का बहिष्कार करेंगे, हम इस कमीशन के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। और हमने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन जहां जहां गया वहां पर हमने साइमन गो बैक के नारे लगा दिए। साइमन का विरोध करने के लिए लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू जुटे। लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय उस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उस लाठीचार्ज में लाला जी की हत्या कर दी गई थी। मैंने बताया कि आगे वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे कि लाला जी की हत्या का जो बदला था वो बाद में भगत सिंह लेते हैं। और लाला जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित हो जाएगी। पर क्या सारी पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध ही किया था? नहीं, कुछ लोग थे जो साइमन के समर्थन में भी थे। जैसे पंजाब की एक पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, जैसे मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जैसे मुस्लिम लीग में 2 धड़े बन गए थे। जिन्ना वाला धड़ा था बॉयकॉट कर रहा था, सफी वाला जो गुट था वो उसका समर्थन कर रहा था। फिर साइमन क्या सिफारिशें देके गया? साइमन ने कहा कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो प्रिंसली स्टेट्स है इन दोनों को मिला के एक ऑल इंडियन फेडरेशन बना दिया जाए, भारत में फेडरल सिस्टम ही लागू कर दिया जाए, प्रोविंसेस में डायआर्की रूल को एबोलिश कर दिया जाए, प्रोविंसेस में ऑटोनॉमी दे दी जानी चाहिए, सेंटर में इंडियंस को कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जानी चाहिए, इनको बर्मा को इंडिया से सेपरेट कर देना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट है तो गलत, लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यूस करना चाहिए। जो आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन है, डायरेक्ट वोटिंग राइट है, उसको एक्सपांड किया जाए, लेकिन फिर भी वो यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए। और जो सिंध है उसको एक से सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। साइमन ये सब कह के गया था। हमने जब साइमन का विरोध किया तो भारत सचिव हुआ करते थे लॉर्ड बिरकनहेड, उन्होंने हमको चैलेंज किया कि तुम विरोध तो करते हो कि हमारा मेंबर नहीं लिया, पर तुम्हारे में खुद में भी मतक्के नहीं है, कंसेंट नहीं है। यदि तुम सब मिलकर कोई संविधान बना दो तो हम तो वो भी लागू कर सकते हैं। हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया। हमने सब पार्टियों को मिलकर एक समिति बनाई, 8 सदस्यों की एक समिति थी। मोतीलाल नेहरू के उसको अध्यक्ष बनाया, सुभाष चंद्र बोस भी उस समिति में सदस्य थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। और नेहरू रिपोर्ट ने भी कुछ कुछ तो साइमन वाली बातें की। उसने भी कहा कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया जाना चाहिए। उसने भी कहा कि बर्मा को है वो भारत से अलग किया जाना चाहिए, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाना चाहिए, प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए, सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। पर उसने कुछ अलग सी बातें की, जैसे उसने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाना चाहिए, भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने चाहिए, भारतीयों को यूनिवर्सल वोटिंग राइट दिया जाना चाहिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिए, और जब सेपरेट इलेक्टोरेट गलत है तो क्यों कंटिन्यू किया जाए इसको, इसकी जगह पे माइनॉरिटीज को सिंपल रिजर्वेशन या जनरल रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं वो दिया जाना चाहिए। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट का भी हमारे तो जिन्ना ने विरोध किया, और जिन्ना ने इसके विरोध में अपनी 14 डिमांड्स दूसरी रख दी थी। हिंदू महासभा इसके खिलाफ आ गई थी, सिख महासभा ने भी विरोध किया, इवन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो युवा थे उस डोमिनियन स्टेट वाली मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे, और वो युवा कह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं स्वीकार होगा हमें। और उन्होंने अपने अलग से एक इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम की पार्टी और बना ली थी, अलग से एक पार्टी की स्थापना और कर दी थी। इसलिए अपनी जो नेहरू रिपोर्ट थी, जब हम आपस में बंट गए थे कहीं ना कहीं, तो बाद में वो भी लागू नहीं हो पाई थी।
या अंग्रेजों ने बाद में कहा भाई तुम तो देख लो खुद ही लड़े हुए हो आपस के अंदर, तुम्हारे में तो खुद में भी नहीं बन रही है।